हेलो एंड वेलकम टू परीक्षा 247। इस क्लास में हम लोग जो एग्रीकल्चर और इरिगेशन से रिलेटेड जो बिहार में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है, उनका डिस्कशन करेंगे। ठीक है। और आप एक चीज करेंगे कि आपने अगर पिछली वीडियोस को नहीं देखा है, पिछली क्लासेस को नहीं देखा है, तो आप जाकर पहले पिछली क्लासेस को देखिए। रीजन बीइंग की जो एग्रीकल्चर और इरिगेशन से रिलेटेड मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, उनकी जो मेजर एक हिसाब से वैसे पॉइंट्स हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन डेटा को, उन सारी चीजों को पिछली क्लासेस में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया गया है। तो आप क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करिए और पहले वहां से देखते हुए उन सारे कॉन्सेप्ट को समझते हुए फिर क्वेश्चन नंबर 28 वाली ये वीडियो आप देखेंगे। ठीक है। और अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में आपकी जो भी फ्रेंड्स बिहार पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है। तो चलिए अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि द टॉप रैंकिंग पल्सेस इन टर्म्स ऑफ एकरेज इन बिहार आर। ठीक है। तो बिहार में अगर टोटल एरिया के बारे में देखा जाए तो पल्सेस में, ठीक है, हम देखेंगे कि किस पल्स को सबसे ज्यादा एरिया में वहां पे प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है। तो जो ऑप्शन सी है, मूंग और मसूर, ठीक है, ये दो ऐसी पल्सेस हैं जो एकरेज के मामले में बिहार में सबसे ज्यादा प्रोड्यूस की जाती है। मतलब बिहार में सबसे ज्यादा एरिया में ये दो पल्सेस जो हैं इनका प्रोडक्शन होता है। ठीक है। तो यहां से आप ये दो चीजें याद रखेंगे कि बिहार में मूंग और मसूर, इन दो दालों का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है सबसे ज्यादा एरिया में। ठीक, यहां पर आप इसका करेक्ट आंसर देख सकते हैं। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बिहार इन टर्म्स ऑफ जूट प्रोडक्शन अमंग द स्टेट्स ऑफ इंडिया। ठीक है। तो यहां पर पूछ रहा है कि जो जूट का प्रोडक्शन होता है, ठीक है, ओवरऑल क्वांटिटी में बिहार की क्या रैंक आती है इंडिया में, इंडिया के स्टेट्स में। ठीक है। तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर हम रैंकिंग दें टॉप 3 रैंक, ठीक है, जूट प्रोडक्शन में, तो पहले नंबर पर आता है वेस्ट बंगाल, दूसरी नंबर पर आता है बिहार, ठीक है, और तीसरे नंबर पर आता है असम। अब अगर प्रोडक्शन की बात करें परसेंटेज टर्म में, तो इंडिया का टोटल प्रोडक्शन जो होता है जूट, उसका 81.15 बहुत प्रिसाइजली डिस्कस करेंगे। ठीक है। ये परसेंटेज जो है ये होता है वेस्ट बंगाल में। ठीक है। तो इंडिया के टोटल प्रोडक्शन का 81% जो है जूट प्रोडक्शन, वो है आपका वेस्ट बंगाल में होता है। उसके बाद फिर हम बिहार में देखते हैं कि इंडिया का 10.17% जो जूट का प्रोडक्शन है वो बिहार में होता है। सिमिलरली असम में लगभग इंडिया का 6% जूट का प्रोडक्शन होता है। ठीक, तो आप ये याद रखेंगे। उसके अलावा आप याद रखेंगे पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो जूट है इसको गोल्डन फाइबर भी बोलते हैं। ठीक है, गोल्डन फाइबर। ठीक है। और इसके लिए गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन भी लाया गया था जिससे जूट का प्रोडक्शन को प्रमोट किया जाए इंडिया में। ठीक है। और इसके अलावा हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था कि नेशनल जूट बोर्ड का भी इस्टेब्लिशमेंट किया गया था 2008 में। ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर हम लोगों ने देखा था जो कि कोलकाता में है। ठीक है। तो आप ये याद रखेंगे। उसके अलावा याद रखेंगे कि अगर बिहार की बात करें कि किस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा जूट का प्रोडक्शन होता है, तो वो है पूर्णिया। ठीक है। पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में बिहार में सबसे ज्यादा जूट का प्रोडक्शन होता है। दूसरे नंबर पे आता है कटिहार और तीसरे नंबर पे आता है किशनगंज। ठीक है। और चौथे नंबर पे उसके बाद फिर आता है मधेपुरा। ठीक है। तो ये आप डिस्ट्रिक्ट्स याद रखेंगे कि कहां पर सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है। इसके अलावा हम लोगों ने देखा था कि जो भी फूड ग्रेन्स का सप्लाई होता है उसमें 100% पैकेज जो है वो आपका किसमें, जूट के बैग्स में करना होगा। प्लस जो भी शुगर का प्रोडक्शन होता है उसका जो भी एक्सपोर्ट होता है या फिर उसका जो भी ट्रांसपोर्टेशन होता है, 20% बैग्स जो होंगे शुगर के, ठीक है, वो जूट के होंगे। ये गवर्नमेंट के द्वारा मैंडेट किया गया है। ठीक है। और ये जो भी शुगर प्रोड्यूसिंग फैक्ट्रीज होती हैं, कंपनीज होती हैं, उनके लिए मैंडेटरी है। ठीक है। तो आप यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर देख सकते हैं कि जूट प्रोडक्शन में बिहार का ओवरऑल इंडिया में सेकेंड रैंक है। ठीक है। फर्स्ट नंबर किसका था, वेस्ट बंगाल, सेकेंड नंबर बिहार और थर्ड नंबर पे था असम। तो चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इरिगेशन इन बिहार इज नॉट करेक्ट। ठीक है। तो बिहार
के पर्सपेक्टिव से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है। पहला ऑप्शन है कि ऑफ द टोटल सोन एरिया इन बिहार नियरली 30% इज इरिगेटेड। ठीक है, तो हाँ ठीक है, 30% जो एरिया है बिहार का, ठीक है, वो इरिगेटेड है। तो ये आपका ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि सेकंड ऑप्शन है कि ऑफ द टोटल इरिगेटेड एरिया इन बिहार नियरली 30% इज इरिगेटेड बाय कैनाल और 63% बाय ट्यूबवेल्स। ठीक है, तो ये चीज जो है इसको जो है एक हिसाब से रिवर्स कर दिया गया है। रिवर्स क्या किया गया है, 30% एरिया जो है वो ट्यूबवेल से इरिगेट होता है और उसके अलावा जो 63% एरिया जो है वो कैनाल से इरिगेट होता है। इस वजह से आपका जो इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा और यही आपका जो एग्जाम के लिए आंसर होगा यही हो जाएगा। बाकी के दो ऑप्शंस भी आप देखते हैं कि द मैक्सिमम एरिया इरिगेटेड बाय कैनाल इज फाउंड इन भोजपुर, औरंगाबाद, वेस्ट चंपारण, रोहतास और मुंगेर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो यहाँ हाईएस्ट और लोवेस्ट की बात नहीं किया है, बट देखिए दो मेजर कैनाल्स जो हैं वो हैं बिहार में, ये गंगा रिवर है, यहाँ पर रोहतास और कैमूर वाला जो रीजन है यहाँ पर सोन रिवर पे जो कैनाल्स बनी हुई हैं वो, प्लस ये जो ईस्ट वेस्ट चंपारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी वाला रीजन है यहाँ पर जो गंडक रिवर है उस पे जो त्रिवेणी कैनाल है उसकी वजह से यहाँ पर जो इरिगेशन सिस्टम है वो कैनाल से है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद फिर है कि द मैक्सिमम एरिया इरिगेटेड बाय ट्यूबवेल इज फाउंड इन समस्तीपुर, सीतामढ़ी, ठीक है, बेगूसराय, उसके बाद फिर सीतामढ़ी फिर आ गया, बेगूसराय, ये ऑप्शन में कुछ सेम चीज को दो बार जैसे लिख दिया गया है। ठीक है, तो हाँ ये चीज सही है कि सबसे ज्यादा जो इरिगेटेड एरिया ट्यूबवेल से है वो इसी रीजन में है। आपका जो इनकरेक्ट ऑप्शन था वो ये था, आपने देखा कि यहाँ पर जो परसेंटेज है उसको रिवर्स कर दिया गया था, स्वैप कर दिया गया था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो है वो ये है, बट ये स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग स्टेटमेंट है। उसके बाद फिर हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि ज्वाइंट इरिगेशन प्रोजेक्ट ऑफ स्टेट ऑफ बिहार एंड उत्तर प्रदेश इज। ठीक है, तो बिहार और उत्तर प्रदेश में जो ज्वाइंट इरिगेशन प्रोजेक्ट है वो किस पर्टिकुलर रिवर पे है। ठीक है, कौन सा प्रोजेक्ट है उसके बारे में पूछा गया है। तो आप अगर बिहार का रफली मैप देखें ऐसे है और उसमें हम देखते हैं कि बीच से रिवर गंगा फ्लो होती है। ठीक है, उसके बाद फिर हम देखते हैं कि यहाँ से जो गंडक रिवर है वो आकर गंगा में मिलती है। ठीक है, गंडक रिवर में यहाँ पर जो त्रिवेणी कैनाल बनाई गई है, ठीक है, वो यूपी, बिहार और नेपाल के बीच में एक हिसाब से इन तीनों में कोऑपरेशन के थ्रू ये बनाया गया है। ठीक है, तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर त्रिवेणी कैनाल वाज साइंड बाय यूपी, बिहार एंड नेपाल रिस्पेक्टिवली। ठीक, उसके बाद फिर हम देखते हैं जो सोन रिवर है, ठीक है, ये कंप्लीटली यहाँ पे जो प्रोजेक्ट बना है वो बिहार के लिए ही बना है। उसके अलावा जो अगला प्रोजेक्ट है वो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो महानंदा रिवर आती है और ये बिहार से बाहर निकलकर उसके बाद वेस्ट बंगाल में जाकर ये गंगा से मिलती है। ठीक है, उसके बाद फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि कोसी रिवर आती है, ठीक है, जो यहाँ पर गंगा में मिल जाती है। और एक जो महानंदा रिवर की ट्राइब्यूटरी है मेची रिवर, है ना, ये वाटर डेफिसिट रिवर है और हम क्या करते हैं कि जो कोसी रिवर है इसका सरप्लस वाटर को इस मेची रिवर में ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, तो इस प्रोजेक्ट को कोसी मेची रिवर लिंक प्रोजेक्ट बोलते हैं, है ना। तो आप जो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर देखेंगे, यूपी, बिहार और नेपाल के बीच में जो प्रोजेक्ट था वो था आपका गंडक प्रोजेक्ट। ठीक है, गंडक प्रोजेक्ट किस चीज से रिलेटेड था, तिरहुत कैनाल, है ना, ये आप याद रखेंगे। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पर आप उसका करेक्ट आंसर देख सकते हैं। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैनाल सिस्टम इज इरिगेटेड डन इन एरिया ऑफ बिहार। ठीक है, तो इरिगेशन जो होता है बिहार वाले एरिया में ये किस पर्टिकुलर कैनाल से होता है। तो हम लोगों ने अभी जस्ट देखा कि जो त्रिवेणी कैनाल था, ठीक है, कहाँ पर था, ये नॉर्थ वेस्ट वाले पार्ट में। ठीक है, ये गंगा में जाके मिल रही थी, तो यहाँ पर इससे इरिगेशन हो रहा था, तो वो है त्रिवेणी कैनाल। कहाँ पर पड़ती है, ये वेस्ट चंपारण में पड़ती है और किस पर्टिकुलर रिवर पे है, तो रिवर गंडक। ठीक है, ये सारी चीजें आप याद रखेंगे। उसके बाद फिर आप इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फाइनली व्हाट इज द इरिगेशन कैपेसिटी ऑफ बिहार। ठीक है, तो बिहार में
इरिगेशन कैपेसिटी क्या है, ठीक है, वो हेक्टेयर्स के टर्म में पूछा है कि बिहार की कितनी हेक्टेयर लैंड जो है वो इरिगेशन के अंडर आती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 48.11 लाख हेक्टेयर, ठीक है। 48.11 हेक्टेयर लैंड ऑफ बिहार इज अंडर इरिगेशन कैपेसिटी। तो आप इसका करेक्ट आंसर यहां पर देख सकते हैं कि ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद फिर हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि द ट्रेडिशनल वाटर कंजर्वेशन इरिगेशन मेथड प्रेवलेंट इन साउथ बिहार इज, ठीक है। तो इसने साउथ बिहार में एक कोई ट्रेडिशन है जिसके अंदर जो वाटर कंजर्वेशन है, जैसे बारिश हुई, बारिश का पानी वो लोग कहीं पर इकट्ठा करेंगे, उसके बाद उस बारिश के पानी को वो लोग इरिगेशन में यूज करेंगे, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर जो ट्रेडिशन है उसको क्या बोलते हैं, तो वो है आहार पाइन कल्चर, ठीक है। तो आहार पाइन ट्रेडिशन एक ऐसा ट्रेडिशन है जिसके थ्रू वाटर को एक हिसाब से पॉन्ड्स वगैरह में रिटेन किया जाता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं रिटेंशन ऑफ वाटर इनटू पॉन्ड्स, है ना। तो बारिश के पानी को पॉन्ड्स में रिटेन किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, उसके बाद फिर उसको यूज करते हैं इरिगेशन में, ठीक है। तो यहाँ पर आप उसका करेक्ट आंसर देख सकते हैं कि आहर और पाइन ट्रेडिशन जो है वो एक वाटर कंजर्वेशन है, कहां पर, साउथ बिहार में। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि आफ्टर इंडिपेंडेंस द इरिगेटेड एरिया इन बिहार एनलार्ज अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो इंडिपेंडेंस के बाद 1947 के बाद जो टोटल इरिगेटेड एरिया है बिहार में वो कितने गुना बढ़ गया है, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 2 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 10 टाइम्स, ठीक है। तो बिहार का जो इरिगेटेड एरिया है वो 10 टाइम्स हो गया है कंपेयर टू जो हमारा इंडिपेंडेंस वाला जो टाइम था उसके, ठीक है। तो 1947 में जितना एरिया बिहार में इरिगेटेड एरिया था उसके अब बिहार में 10 टाइम्स इरिगेटेड एरिया है एज ऑफ नाउ इन 2025 2026, ठीक है। उसके बाद फिर आप इसका करेक्ट आंसर पहले देख लीजिए। अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ बैंक आर प्रपोज्ड टू बी सेटअप इन बिहार फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए किस पर्टिकुलर टाइप की बैंक्स को सेटअप किया जा रहा है बिहार में, यहां पर ये पूछ रहा है, ठीक है। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कृषि यात्रा बैंक, ठीक है। कृषि यंत्रा बैंक जो है वो एक तरीके की बैंक्स हैं जो सेटअप की जा रही हैं एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। इसको लॉन्च किया था नीतीश जी ने, कब, 2021 में, ठीक है। और एक हिसाब से ये जो है ये एक पर्टिकुलर अभियान के अंदर आती है, ठीक है। उसको हम बोलते हैं रबी महाभियान, ठीक है, रबी महाभियान, ठीक है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि कृषि यंत्र बैंक जो है किस अभियान के अंदर आता है, तो रबी महाभियान के अंदर आता है, ठीक है। तो आप ये याद रखेंगे। उसके अलावा इसके अंदर एक चीज और हुआ था कि एग्रीकल्चर मशीनरी बैंक को एक हिसाब से इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। तो आप याद रखेंगे एग्रीकल्चर मशीनरी बैंक, ठीक है। एग्रीकल्चर मशीनरी बैंक होता क्या है ये आपको इसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो एग्रीकल्चर मशीनरी बैंक में क्या करते हैं कि जो बड़े बड़े इक्विपमेंट्स हैं एग्रीकल्चर में, जैसे हार्वेस्टर हुआ, ठीक है, ऐसे बहुत बड़े बड़े जो इक्विपमेंट्स हैं जो एग्रीकल्चर में यूज किया जा सकते हैं, होता क्या है कि इन सारे इंस्ट्रूमेंट को नॉर्मल जो फार्मर्स हैं वो एक हिसाब से इनको मतलब खरीद नहीं सकते हैं, इनको परचेज नहीं कर सकते हैं, अपने पास रख नहीं सकते हैं, ठीक है। ओवरऑल कह सकते हैं कि फार्मर्स के पास इतना पैसा नहीं होता है कि ये बड़े बड़े जो भी इंस्ट्रूमेंट हैं इनको रखें। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि बिहार के वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स में उसने क्या किया है कि एग्रीकल्चर मशीनरी बैंक बना दिया है, जिसमें वो बड़े बड़े इक्विपमेंट्स को, उन बड़ी बड़ी मशीनरी को जो कि एग्रीकल्चर में यूज की जा सकती हैं उनको रख दिया है, और फार्मर्स कुछ पैसा पे कर कर उनको रेंट पे ले सकते हैं, एग्रीकल्चर में यूज कर सकते हैं, और उसके बाद फिर उनको फिर से वापस उस जो एग्रीकल्चर मशीनरी बैंक है वहां पर सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। इससे होगा क्या कि बहुत कम पैसा कंट्रीब्यूट करके जो स्मॉल फार्मर्स हैं या फिर जो फार्मर्स हैं बिहार के, वो बड़ी
और एडवांस्ड एग्रीकल्चरल मशीनरी को यूज कर पाएंगे, जिससे उनके एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा और वो ज्यादा पैसा अर्न कर पाएंगे। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो फार्मर्स हैं उनकी इनकम जो होगी वो इंक्रीज होगी। ठीक है, तो उसके बाद फिर आप इसका करेक्ट आंसर देख लीजिए कि करेक्ट आंसर जो है वो है कृषि यंत्र बैंक, है ना। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो भी बिहार पीसीएस में या फिर बिहार के अदर एग्जाम्स में एग्रीकल्चर और इरिगेशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस थे उनको हम लोगों ने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। साथ में अगर इस क्लास के पहले आपने जो भी एग्रीकल्चर और इरिगेशन से रिलेटेड पिछली क्लासेस थी उनको नहीं देखा है तो आप जाकर उन क्लासेस को भी देखिए, है ना। और अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में अपने जो भी फ्रेंड्स हैं आपके जो बिहार पीसीएस की या फिर बिहार के अदर एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, और उनसे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। तो इसके बाद फिर हम कोई दूसरे बिहार के सेगमेंट को डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, जिससे इस पर्टिकुलर लेक्चर या फिर आगे जो भी फ्यूचर में लेक्चर आने वाले हैं उनके आप पीडीएफ्स को डाउनलोड करके वहां से रिवीजन कर सकें। ठीक है, तो अभी अपनी इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। आगे के सेशंस में हम बाकी जो पीवाईक्यूज हैं बिहार के उनका डिस्कशन देखेंगे। थैंक यू सो मच।